जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। अनब्रेकिंग दस्तक में आज जो बात करने वाले हैं वो कुछ तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, एक दो प्रतिक्रियाएं ऐसी आई, मुझे लगता है कि उनको सबके सामने शेयर करना चाहिए। तो एक तो वो रहेगा। दूसरा बात करेंगे जो तमिलनाडु में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है तिरुपुर, वहां की क्या स्थितियां हैं। श्रमिक दिवस पर खास तौर पर उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो अपडेट है, अपडेट के साथ ये बात करेंगे कैसे सरकार अब लॉकडाउन को ढीला करने के लिए हर संभव कोशिश में लगी हुई है और उसका क्या नतीजा आएगा या क्या चीजें होंगी। और डेटा हमारा जो कोरोना को लेकर के जो डेटा है वो क्या कहता है, क्या उससे कोई नतीजा निकाला जा सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन ढीला होना चाहिए या लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। तो इस पर ही बात करेंगे। हालांकि डेटा पर लगातार बात करते रहे हैं तो उस सिलसिले में आज भी हम उस पर भी बात करेंगे। आज सबसे पहले आते हैं, अपडेट ले लेते हैं। अपडेट जो देश में जो स्थितियां रही हैं उनमें ये सुबह सुबह एएनआई ने अपडेट किया है और एएनआई ने अपडेट ये किया है कि 35,000 से ज्यादा मामले अपने देश में कोरोना पॉजिटिव के हो गए हैं। हालांकि कल रात को जो हमने आपको बताया था 34,800 समथिंग बताया था, तो जो रात में ही बढ़कर 34,864 हो गए थे। लेकिन जो ताजा डेटा आया है सुबह सुबह मैंने देखा, उसमें ये कहा जा रहा है कि 35,000 से ज्यादा मामले हो गए। तो इसको देखते हैं कि 35,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं और कितनी तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं, ये भी बहुत खास इसमें बात है। तो कोरोना के अपडेट में इससे ज्यादा क्योंकि और कोई नया आंकड़ा है नहीं। महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा हो गए, 10,498 वहां केसेज हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 459 हो गई है। ये हमने कल ही आपको बताया था और कोई नया अपडेट इसमें नहीं है। दुनिया की बात करें तो दुनिया का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें रोज किसी दिन हम खुश हो लेते हैं कि आज कम आंकड़ा आया, आज कम पॉजिटिव आए, और किसी दिन फिर अगले दिन ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है नहीं नहीं बहुत तेजी से आने लगे हैं। तो आज का दिन भी ऐसा ही है। दुनिया में 86,037 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आए और कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 33,04,220 हो गई है। मरने वालों की संख्या 2,33,830 हो गई है। अमेरिका में कल की तारीख में 30,829 नए मामले आए और 2,201 लोगों की मौत हुई। दरअसल कल थोड़ा आंकड़ा कम था, इसके बाद ये कहा जाने लगा था कि अमेरिका में धीमा पड़ रहा है, लेकिन आज फिर 30,000 से ज्यादा हो गए और मरने वालों की संख्या भी 2,000 से ज्यादा हो गई। तो घूम फिर के मामला फिर वहीं आ जाता है कि अभी हम ये कह पाने की स्थिति में नहीं है, कहीं भी कुछ धीमा हो रहा है। स्पेन में 2,740 मामले आए और 2,29,639 कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या स्पेन में हो गई। यूके का आंकड़ा कल नहीं आया था। यूके मतलब ब्रिटेन में कल 6,032 नए कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए और 674 लोगों की मौत हुई। तो ब्रिटेन में अब संख्या 1,71,253 हो गई और यहां मरने वालों की संख्या 26,771 हो गई है। मतलब अमेरिका और इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। फ्रांस का भी कल नहीं था। फ्रांस में 758 नए मामले आए और 289 लोगों की मौत हुई थी। रूस का मैंने आपको बताया था। ब्राजील का कल पूरा नहीं आया था। ब्राजील में 6,019 नए मामले कल आए और यहां कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 85,380 हो गई है। मरने वालों की संख्या 390 रही और अब तक ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,901 पहुंच गई है। तो दूसरी बात ये खास रही कि ब्राजील में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या है अब वो चाइना से ज्यादा हो गई है। चाइना दरअसल एक पैरामीटर था कि जब दूसरी जगहों पर 1,000-2,000 के केस हुआ थे
तब चाइना में 80,000 75,000 दिख रहे थे। तो वो एक पैमाना भी बना कि उससे ज्यादा कहां कहां हो रहा है। तो चाइना से ज्यादा ब्राजील भी आगे निकल गया। और ये याद रखने वाली बात है, ध्यान देने की बात है कि चाइना की आबादी 144 करोड़ है, जबकि ब्राजील, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, इन सब की आबादी उससे बहुत कम है। तो ये रहा कुल मिलाकर के कोरोना पॉजिटिव का जो पूरी दुनिया का अपडेट है। इसके अलावा अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में टेस्ट बहुत कम हुए हैं। हम आपको बताएं कि टेस्ट अमेरिका में 63,91,887 हुए हैं और पर मिलियन पॉपुलेशन मतलब हर 10 लाख में 19,311 लोगों को टेस्ट किया गया है। तब वहां पर यह हल्ला मच रहा है कि टेस्टिंग बहुत कम है और टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। इसी के बरक्स अगर अपने देश को देखें कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कितनी हुई है, हमारे यहाँ टेस्टिंग हुई है 8,30,201। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है 138 करोड़। हमारे यहाँ अब प्रति 10 लाख आबादी में 602 लोग टेस्ट किए गए। तो ये जो आंकड़ा है, इसको देख करके भी आशंका जताई जा रही है कि टेस्ट अगर ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएंगे, जो बढ़ाने की योजना सरकार की है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी और संख्या तेजी से बढ़ेगी। शायद ये भी वजह हो कि जो टेस्ट बढ़ाने की बातें पहले हो रही थी, अब वो बातें मंत्रालय और इस सब की तरफ से नहीं दिखाई देती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात नहीं बताई जाती है कि कितने टेस्ट पर लाने वाले हैं। पिछले दिनों एक हफ्ते पहले करीब आईसीएमआर ने कहा था कि हम प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट पर लाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो ये रही कुल मिला के कोरोना पॉजिटिव की बात। अब एक खास बात जो मैं कह रहा हूं कि सरकार पर यह दबाव है या सरकार ये दबाव महसूस कर रही है कि इकोनॉमी को जल्दी से खोलना चाहिए और इसके लिए कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर रियायत दी जा सके, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो सके, वहां की फैक्ट्री शुरू हो सके, कामकाज शुरू हो सके। इसके लिए एक काम यह किया है सरकार ने कि जो ग्रीन टैगिंग जिन जिलों की करनी थी, उसमें पहले यह था कि जहां 28 दिन से मामले नहीं आए हैं उनको ग्रीन टैग दिया जाएगा, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह क्राइटेरिया बदल दिया है और उसने कहा है कि जहां 21 दिनों से मामले नहीं आए हैं उनको ग्रीन में रखा जाएगा। मतलब बहुत साफ है कि सरकार इस दबाव में है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू की जा सकें और इसके लिए क्राइटेरिया बदले जा रहे हैं। कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 130 जिले रेड जोन में आ रहे हैं, 284 ऑरेंज जोन में आ रहे हैं और इस बदले क्राइटेरिया के साथ 319 जिले ग्रीन जोन में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो 28 दिन का क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से 325 जिले आ रहे थे, तो ये और कम हो गए हैं। इसका भी एक मतलब निकाला जा सकता है कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है और क्या जब तक 3 तारीख, मतलब आज 1 तारीख में बैठे हैं, परसों 3 तारीख है, तो 3 तारीख तक क्या है 319 से ज्यादा ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी या ये 300 से 319 से कम रह जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत साफ है कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। इरफान अंसारी साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना कोरोना मरीज है। ये कल शाम को जो हमने बताया था वही आंकड़ा है, तो इसलिए हमने रिपीट नहीं किया कि कहाँ कितना है, क्योंकि अभी कहीं का अपडेट सुबह के 10 बजे हैं, 10:15 बजे हैं। इस समय अभी किसी देश से नया अपडेट नहीं है, अपने देश से भी नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया बदलने का मामला है, ये गंभीर मामला है। और लेकिन साथ में ये बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक आप बंद नहीं रख सकते हैं। उसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने लगा है, दिखने लगा है। और खास तौर पर देश की वो आबादी जो जिसकी इनकम बहुत कम है और जिसकी आय, मतलब जो डेली वेजर है, एक तरह से जो या तो कॉन्ट्रैक्ट पर है या डेली वेजर है, डेली के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है, ऐसे लोगों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। और इस तरह के प्रदर्शन लगातार देश में जगह जगह पर
सुनने में आ रहे हैं, वो चाहे सूरत हो, वो चाहे पूना हो, वो चाहे तिरुपुर हो या और भी जगह, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में कई जगहों से, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इवन मध्य प्रदेश में तो अगर आप देखें, अभी बरखा दत्त जो एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं, वो ग्राउंड पर जा करके वो निकली हुई हैं, वो रिपोर्ट करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स अगर देखें, उनके वीडियो देखें, और जो हमारे जो संपर्क हैं जिनसे हमने इंदौर वगैरह में बातचीत भी की, उनसे ये जानकारी मिली कि लोग इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं कि सरकार उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। वो पैदल ही जो जा रहे हैं वो रुकने को तैयार नहीं है, उनको भरोसा नहीं हो रहा है, और वो पैदल ही चलते चले जा रहे हैं। पैरों में छाले हैं, खाने को पैसा नहीं है, लेकिन आपको 10-10, 12-12 के ग्रुप में हाईवेज पर ये लोग दिख जाएंगे। और इस तरह की रिपोर्टिंग कई लोगों की देखने को मिली। तो ये एक स्थिति देश में है। अब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज या भारत सरकार आज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई, उनके लिए कुछ पैकेज की घोषणा करेगी, जिसे दूसरा स्टिमुलस पैकेज कहा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि अभी तक कोई स्टिमुलस पैकेज तो दिया नहीं गया है अपने देश में, इसलिए दूसरा स्टिमुलस पैकेज कहना ये अपने में गलत है। सीधे डायरेक्ट जो आरबीआई ने जो चीजें की हैं, उसने बैंक्स के पास पैसा, लिक्विडिटी उनके बढ़ाने के उपाय किए हैं कि बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ जाए, उनके पास पैसे की किल्लत ना हो। रिजर्व बैंक ने यही काम किया है। लेकिन एज सच स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को में, मतलब इकोनॉमी में एनर्जी और एक तरह से सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई पैकेज भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसलिए ये कहना कि ये दूसरा पैकेज होगा, ये अपने में गलत है। ये पहला पैकेज होगा अगर आता है तो। और एमएसएमई इसलिए भी किया जा रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि इस समय कोशिश ये भी सरकार कर रही है कि जो चाइना के खिलाफ दुनिया में खासतौर पे अमेरिका जो माहौल बना रहा है, और चाइना में और जिस तरह से सप्लाई चेन्स की दिक्कत की, एक ही जगह सारा मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से जो दिक्कत पूरी दुनिया को आई, अब उसको डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश है। उन कोशिशों के तहत बहुत सारी कंपनियां और खासतौर पे अमेरिकन कंपनियां चाइना से निकलकर दूसरी जगह जाने की सोच रही हैं। उनमें वियतनाम है, उसमें ताइवान है, उसमें साउथ ईस्ट एशिया के और देश हैं, और उसमें अपना देश भी है। तो सरकार की कोशिश ये दिखाई दे रही है, ऐसा पता चल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को हम यहां ले आएं। ये एक अच्छा मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ा लेकिन इसके साथ है। वो बड़ा लेकिन है हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, और वो बड़ा लेकिन है हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स। दरअसल चाइना में जब कंपनियां गई थी, तो चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से निपटने की चुनौती थी, और ऐसा नहीं था कि समाज में वहां पर वो बाकी काम वहां की सरकार करेगी। लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थितियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ की सरकार इस समय बहुत मजबूत है, अथॉरिटेरियन तरह से काम करती है, और ऐसी सरकारें इंडस्ट्री के लिए जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी होती हैं। लेकिन जमीन पर दूसरी बात भी है। वो बात यह है कि इस सरकार के खिलाफ एक बड़े तबके में अविश्वास की भावना है, और समाज में एक बड़े इस तरह की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, सतह के ऊपर भी सतह के नीचे भी, जो एक्टिविटीज डिवीजन करने वाली हैं, जो वैमनस्य फैलाने वाली हैं, जो आपस में ट्रस्ट, जो समाज एक कोहेसिवनेस जो होनी चाहिए, उस कोहेसिवनेस को नष्ट तो हो ही रहा है, और तेजी से नष्ट करने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में ये कह पाना कि वो सारी इंडस्ट्रीज भारत आ जाएंगी, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है, और अगर आएंगी तो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
नुकसान किसको होगा मोटे तौर लॉन्ग टर्म में? नुकसान उसमें होगा जो कामगार है, क्योंकि आप चाइना से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको अपने जो लेबर लॉज हैं उनको और ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे की शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अगर कानूनी रूप से वो कर दिया जाएगा कि 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, बहाना यह बनाया जाएगा कि इस दौरान काम करने में और फैक्ट्रीज खुलने में आसानी हो सके और कम लोगों से काम लिया जा सके, कम लोग एक साथ रहें जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। इस आधार पर अगर वो चेंज कर दिया जाता है और बाद में कंटिन्यू रहता है, तो उसमें जो लोग इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो पैसा लगाएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनियां हैं, उनको तो फायदा होगा, लेकिन लोगों को लॉन्ग टर्म में भयंकर नुकसान होने जा रहा है। ये भी उतना ही सच है। अब इन दो में वे करके देखें कि भाई इकोनॉमी को फायदा होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे उसमें जरूरी ये है कि हम अपने लोगों का भी ध्यान रखें, उनका जीवन स्तर, उनका जीवन बेहतर हो सके, ये कोशिश भी होनी चाहिए। और जीवन सिर्फ रोजगार मिल जाने से और 24 घंटे में 12 घंटे खटने या 18 घंटे खटने से जीवन बेहतर नहीं होता है। उससे रोजी रोटी मिल गई, अगर उसके लिए अपनी रोजी रोटी के लिए जिस भी समाज में लोगों को 12-14 घंटे खटना पड़े या काम करना पड़े, खटना में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, काम करना पड़े, तो वो समाज एक खुशहाल समाज नहीं कहा जा सकता। तो तय ये करना है, सोचना ये चाहिए कि हम खुशहाल समाज चाहते हैं या हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सबके लिए रोजी रोटी किसी तरह से, जितना भी उनका शोषण होकर के उनको रोजी रोटी मिल जाए, और जो लोग कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर पूरी दुनिया में इस समय बात चल रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इस चीज पर बात चल रही है। तो पहला हिस्सा, पहली बात मैंने अपनी खत्म की। अब इसके बाद में कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूं, और वो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मैं लोगों को भी, ये अपने जो साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं कि हमसे किस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। और ये अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोग खुल करके बात कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, आई एम 73 ईयर ओल्ड इंजीनियर, वर्कड इन गवर्नमेंट एंड डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड एटॉमिक एनर्जी। ये इकबाल कुरैशी साहब हैं। हाँ, यहाँ खुल गया है, यहीं से पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन जरूरी था उन्होंने कहा, और अपना नंबर भी उन्होंने दिया है इसी कमेंट में। Yesterday only I heard you, today second time, quite impressed। आपके जवाब सेफ साइड, केयरफुल रहते हुए होते हैं। जस्टिस लोकुर के सवाल पर यह साफ दिखा, आपका फर्ज ये न था कि पिछले जस्टिसों भी ये ही किया था, बल्कि ये उम्मीद कर रहा था कि आप लोकुर की बातों को आगे बढ़ाते, वरना आपका लोगों की बातों का सिर्फ समर्थन करता हूं, ये कहने से हम जैसे आपको सुनने वालों को कोई समाधान तो नहीं हुआ। आप टीवी चैनल वाले एंकर्स की साइकोफेंसी एक्सपोज करें, इनके ही वजह से देश में इस वक्त सब कुछ तितर बितर कर दिया गया है। अब भी अगर इन चैनलों को रोका ना गया तो कोरोना के बाद दंगे बेरोक टोक हो सकते हैं और सरकार तमाशा देखेगी जो अब तक किया। आप इस मिशन पे जी जान से जो और जिस तरह से भी कर सकते हैं करें, आपको काफी लोग फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त आप जैसे इंसान की सख्त जरूरत है, वरना आपके इन सवालों के जवाब दे देने से सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है। जिस तरह सारे पत्रकार सिर्फ नरेटर की तरह ही
अविशाल प्रसून वाजपेयी और उनकी ठरकी पत्रकारिता, उनकी तरह की पत्रकारिता की जरूरत है। अदरवाइज व्हाट एवर योर प्रोग्राम डज इज फॉर नो मोर देन टेम्पररी सांत्वना। डू समथिंग which will be really fruitful on the ground। आपका जवाब जो ट्विटर अनफॉलोड हुए पर अधूरा है। टाल देना आपके ईमानदार जर्नलिस्ट होने पर शक को जाहिर करता है। आई एम सॉरी इफ माई डाउट आर नॉट जेन्यून आर इनकरेक्ट, बट सवाल तो खड़ा होता है। ये एक कमेंट आया है और मुझे लगा इस कमेंट को, इकबाल कुरैशी साहब के इस कमेंट को सबसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। देखिए, मैं इकबाल कुरैशी साहब, अगर आप इस शो को भी देख रहे हैं और जो लोग इससे सहमत हैं, मैं उन सब से मैं निवेदन है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन चीजों की जानकारी मुझे नहीं होती है, जिनको मैंने नहीं देखा होता है, उन पर मैं बात करना नहीं चाहता हूं। मैं ऑथेंटिक बात करना चाहता हूं। जस्टिस लोकुर की बात जो आपने की, मैं जब कल लाइव में था उस समय तक मैंने केवल एक लाइन पढ़ी थी। मैं जस्टिस लोकुर ने क्या कहा, कहां कहा और क्या रहा, इस पर मेरी कोई समझ थी ही नहीं। मैं कुछ जानता नहीं था, इसलिए मैं उस पर बोलना मैंने मुनासिब नहीं समझा, उसको आगे ले जाना। जितना मैं एक जस्टिस लोकुर चूंकि उसमें शामिल थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने उसका जिक्र करते हुए कुछ बातें कही। इसके अलावा मैं ये नहीं चाहता हूं कि लफाजी करूं मैं यहां पर। तो मैं जो बातें करता हूं, उन बातों के पीछे तथ्य होते हैं, वो तथ्य आपके सामने रखता हूं और तब बातें करता हूं। दूसरी बात जो आपने कही कि अनफॉलो करने वाले मामले पर, उसमें बहुत साफ था। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये पहली बात तो मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, कोई खबर ही नहीं थी, फिर भी खबर बनाई गई। और खबर बनाई गई तो खबर बनाने में खबर के जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को ही पूरा नहीं किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जब 10 अप्रैल को चलाया गया कि दुनिया के अकेले राजनेता हैं जिनको व्हाइट हाउस फॉलो करता है, तो किसी भी मीडिया हाउस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आज ही से फॉलो करना शुरू किया, क्यों फॉलो करना शुरू किया, कब फॉलो करना शुरू किया और क्या वजह थी। कि मतलब इस तरह के जो सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब तलाशे नहीं, और सबने भेड़ चाल में उसे चला दिया। और इससे ये लगता है कि चूंकि वो चीजें एक पर्टिकुलर, मान लीजिए मोदी जी है, मोदी जी के चाटुकारिता या मोदी जी की प्रशंसा में जा रही हैं, तो उसको सब लोग चलाए जा रहे हैं बिना ये जाने समझे और बिना ये जांचे कि इसकी हकीकत क्या है। और ऐसे ही जब अनफॉलो किया गया तो लोगों ने एक भीड़ चाल में आलोचना करनी शुरू कर दी कि उसमें डिस्टेंस हो गया है, और यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसके चलते व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है। ये सब बातें उन्होंने खूब चलाई। इवन राहुल गांधी का भी मैंने जिक्र किया, बड़े बड़े राशिद किदवई जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन में हैं और बहुत विद्वान हैं, उन्होंने भी इस तरह की चीजें चला दी। तो दिक्कत यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज, जो जानकारी आती है उसको जांचे बिना आगे बढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं इस बात में पूरा भरोसा करता हूं कि पत्रकार को एक लाइन लेने का पूरा हक है, रिपोर्ट में नहीं, अपने विचारों में, अपने एनालिसिस में, लेकिन वो लाइन तथ्यों के आधार पर होगी ना। कोई व्यक्ति हो सकता है जो मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं उनके समर्थन में बात करे, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। वो हवाई बात नहीं होनी चाहिए, वो सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें एक एक बात तस्दीक की गई होनी चाहिए। बस मेरा ये मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूं श्रमिक दिवस के मौके पर, और ये कहानी है तिरुपुर की। तिरुपुर तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास है, और ये अपने देश का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, साउथ इंडिया का खासतौर पर। नॉर्थ में जैसे लुधियाना एक हब है, ऐसे साउथ में तिरुपुर एक हब है। और ये कितना बड़ा है इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर 26,000 करोड़ रुपए के गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता है और 20,000 करोड़ अपने
जो डोमेस्टिक मार्केट है इसमें गारमेंट्स यहाँ से आते हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसका नाम है केपीआर मिल्स, ये मिल जो है रोजाना 3,10,000 गारमेंट पीसेस बनाती थी लॉकडाउन से पहले तक। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा हब है। और वहां पर जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से तिरुपुर और उसके आसपास के इलाकों में करीब 9 लाख श्रमिक काम करते हैं। 9 लाख जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से तिरुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1,30,000 वर्कर्स हैं, सिर्फ तिरुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। जो हमने आपको केपीआर मिल्स बताया, इसमें 25,000 वर्कर्स काम करते हैं। 25,000। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जगह है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कितनी बड़ी जगह है। यहाँ पर करीब तिरुपुर में 1,000 इकाइयां हैं और इनमें जो तिरुपुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, उसमें 1,000 इकाइयां हैं जिसमें 1,30,000 लोग काम करते हैं। उन 1,30 लाख लोगों में से 68,000 लोगों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्रियां अपने कैंपस में ही उन्होंने कर रखी है। 30,000 लोग ऐसे हैं, 30,000 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके लिए कंपनीज ने, फैक्ट्रीज ने बाहर रहने की व्यवस्था कर रखी है। और 32,000 लोग ऐसे हैं जो फ्लोटिंग हैं, जो आज यहाँ काम करते हैं, कल वहां काम करते हैं और अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अब ये मैं सिर्फ तिरुपुर जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ, और तिरुपुर के आसपास जो कोयम्बटूर और दो जिले और हैं, इनको अगर मिला लें तो वहाँ 9 लाख वर्कर्स हैं। और ये अधिकतर वर्कर्स जो हैं वो बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, इन जगहों से हैं। और इनका जो ये समझने वाली बात है कि कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। तिरुपुर इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उनके जो एसोसिएशन है उन कंपनियों की, उनका कहना है कि हमारे जो ऑर्डर्स थे उनमें 30% से ज्यादा कैंसिल हो चुके हैं। अब हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ से जो पूरा माल जो बनता है, जो गारमेंट्स बनते हैं, यार्न बनता है, उसमें से 40% यूरोप को सप्लाई होता है और 25% अमेरिका को सप्लाई होता है। तो ये जो 65% सप्लाई है ये यूरोप और अमेरिका को होती है। इसमें फिर जो बाकी बचता है 35%, उसमें छिटपुट कुछ जगह जाता है और बाकी डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। तो अब यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित है कोविड-19 से, और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेज अगर कहीं हैं तो अमेरिका में। अगर आप एग्जैक्ट डेटा चाहें तो यूरोप में जो इस समय 33 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें अकेले यूरोप में 13,73,444 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और यूरोप में 1,35,235 लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका में हमने आपको बताया कि 10,95,023 कोरोना पॉजिटिव हैं और 63,856 की मौत हो चुकी है। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ये पता चल सके कि इन जगहों पर कोरोना का कितना विकराल प्रभाव है। तो वहां जो विकराल प्रभाव है उसका असर तिरुपुर की इंडस्ट्रीज पर पड़ना निश्चित है, पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर कैंपस में लोगों को रख रखा है, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जिनकी संख्या अगर तिरुपुर की ही बात करें 30,000 और 32,000 मतलब 62,000 लोग, इन 62,000 के खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन फैक्ट्रियों में से अधिकतर ने जो बकाया पेमेंट है वो भी मजदूरों को नहीं किया है। हालांकि जिस मिल का मैं केपीआर मिल्स जिसकी बात कर रहा था, इस मिल ने
जरूर ये किया है, इसका ये एग्जाम्पल है केपीआर का, कि इसने ये जरूर किया है कि वो अपने जो 18,000 जो इनके कैंपस में रहते हैं 25,000 में, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक काम और किया है कि लोगों का काम नहीं बंद किया है। मतलब ऐसे समय में वहां पर ऐसा नहीं है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें पूरी तरह से मानी जा रही हैं, ऐसा भी नहीं है। इस केपीआर मिल ने जो 3,10,000 पीस रोज बनाता था, इस केपीआर मिल ने अपना ये काम रोक करके और पीपीई बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां पहले बनता था वाटर प्रूफ स्पोर्ट्स वियर बनते थे, अब इन्होंने उसकी जगह कर दिया है कि कोरोना वायरस प्रूफ आउटर वियर। अब जो ये वाटर प्रूफ स्पोर्ट्स वियर बनते थे, इसके लिए कच्चा माल जो था वो वहीं आसपास से ही आउटसोर्स होता था, लेकिन जो ये वायरस प्रूफ बनता है, इसके लिए कच्चा माल बाहर से आता है, क्योंकि इसमें यार्न का इस्तेमाल नहीं है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने जो ये बनाने शुरू किए और पूरे इलाके में कई फैक्ट्रियों में काम होने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम कराया। 1,20,000 जो ये मास्क पर डे वहां तैयार हो रहे हैं। एक तो मास्क तैयार हो रहे हैं, दूसरा आउटर वियर ये कंपनी बना रही है। और इन सब में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन जैसे ये चीजें, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री ये बनाती रहेंगी, वहां प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वहां के लोग ये बात कह रहे हैं। मैं कुछ वीडियो देख रहा था, वहां के लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें जिस तरह का खाना मिल रहा है, ये खाना कोई खा के दिखा दे, 2 दिन खा के दिखा दे, 3 दिन खा के दिखा दे। और ये बात भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं दिया गया है। ये बात भी कह रहे हैं कि राशन की जो बात कही जा रही है वो राशन उपलब्ध नहीं है। ये बात भी कह रहे हैं कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। सरकार ने कहा तो जरूर है, लेकिन अब उनका जो धैर्य का बांध है वो टूट रहा है। लोगों का कहना है कि वो अभी तक पैदल नहीं निकले, लेकिन अब उन्हें पैदल निकलने में ही भलाई की मांग के खा लेंगे, जो मिलेगा भूखे चलते चले जाएंगे, लेकिन हमें अपने घर जाना है। ये श्रमिकों की हालत अपने देश में लगभग हर जगह है। ये तिरुपुर जो एक बेहतर जगह है, वहां की बात मैं आपको बता रहा था। ये एक बेहतर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर इंतजाम है लोगों के, कुछ तो है। लेकिन जो सूरत में है, जो मुंबई में है, जो पूना में है, जो दूसरी जगहों पर अहमदाबाद में है, या और भी इंदौर है, ऐसी जगहों पर कोई इंतजाम इन श्रमिकों के लिए नहीं है। खाने की दिक्कत हो रही है, भुखमरी की कगार पहुंच रही है, पैसा है नहीं। एक जगह तो लोगों ने साइकिल, जो पैसा था उससे साइकिल खरीद ली, और साइकिल इसलिए खरीदी कि अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे। और होना तो ये चाहिए कि अगर सरकार ने उनको कहीं चेक करके रोका है, प्रशासन ने, तो उनकी साइकिल का इंतजाम कर देते या उसका पैसा कुछ दें। उसकी जगह हो क्या रहा है, उनकी साइकिल भी जब्त करने की बात हो रही है, उनको रोका जा रहा है। इस तरह की चीज अपने देश में चल रही है। झारखंड और बिहार के ही 25 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। 25 लाख। अगर इसमें आप उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी जोड़ दीजिए तो ये संख्या जरूर 50 लाख नहीं होगी तो 40-45 लाख तो हो ही जाएगी। तो अगर इतना मजदूर पूरे देश में फंसा हुआ है, जिसके खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका पैसा जो उनकी कंपनियां हैं जहां वो काम करते थे, जो फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने पिछला बकाया भी नहीं दिया है, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। देखना यह है कि आज मजदूर दिवस के दिन, श्रमिक दिवस के दिन जो ये कहा जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एमएसएमई, और ये अधिकतर लोग एमएसएमई वाले हैं, इनमें बड़ी फैक्ट्रियों के लोग भी हैं, लेकिन एमएसएमई वाले ज्यादा हैं, तो एमएसएमई के लिए स्टिमुलस पैकेज घोषित करने जा रही है। देखना यह होगा कि ये स्टिमुलस पैकेज सिर्फ एमएसएमई मालिकों को ही फायदा देगा या इन श्रमिकों का भी कुछ उद्धार करेगा, इनको कुछ मदद करेगा, इनकी जीवन को चलाने में कुछ मददगार साबित होगा।
सिर्फ ये कहना कि अगर वो एमएसएमई शुरू हो जाएंगी तो इनको काम मिल जाएगा और ये वहां काम करने लगेंगे, इनको पैसा मिलने लगेगा और इस तरह से इनका जीवन को मदद हो जाएगी, सिर्फ इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा। तो आज की बात हम यहां खत्म करते हैं और कोई नया कमेंट सच है नहीं, तो इसलिए इस पर कुछ आगे चर्चा के लिए कोई इशू भी नहीं है। अच्छी बात है कि 45 मिनट में ही अपनी बात खत्म हो गई। इधर 1-2 दिन से बहुत लंबा 1-1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत चलती है, जो बाद में जो लोग वीडियो देखना चाहते होंगे वो शायद चाह करके भी ना देख पाते होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश से जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर अभी फॉरवर्ड कीजिए। साथ में 2 लाइन, 1 लाइन, 4 शब्द ये जरूर लिखिए कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा और ये वीडियो देखा क्यों जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल अनब्रेकिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये अनब्रेकिंग पहुंचेगा, जितने ज्यादा लोग इस बातचीत में शामिल होंगे, जितने ज्यादा लोगों की राय और कमेंट्स आएंगे, टिप्पणियां आएंगी, उतना ही फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे। आज की बात यही खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। शाम को फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।